हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं जो स्टूडेंट 27 फरवरी क्लास 10 गणित का पेपर देने जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेपर से पहले जरूर देखें। हमारा जो टारगेट है 100 में 100 है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में 100 स्कोर कर सकते हो। यदि आप मैथ को लेकर सीरियस नहीं है तो आप इसमें फेल भी हो सकते हैं। आपको अच्छे से मेहनत करने की जरूरत है और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है और बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। कंसेप्चुअल चीजें आप इसमें बहुत बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इसे सीरियस नहीं है मैथ को लेकर के तो आप फेल भी हो सकते हैं। तो आज की इस क्लास में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर हम डिस्कस कर सकते हैं जो आपके पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पर हम डिस्कस कर सकते हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं और इस बार पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेट कर लीजिए जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो हम इस क्लास को शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे बिल्कुल धीरज के साथ। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, पूरे फोकस के साथ देखिएगा जिससे कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हम बहुविकल्पी क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाएगा। उसमें आपको विकल्प नहीं दिया जाएगा, आपको 4 विकल्प नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन 2 मार्क्स का बन जाएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। ठीक, तो आपको इसे समझना होगा। 1 नंबर और 2 नंबर यहां से आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 है। एक संख्या 12 तो दूसरी संख्या होगी। देखिए आपको एलसीएम दिया गया और एचसीएफ दिया गया और एक संख्या दी और दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको एक सिंपल सा फार्मूला होता है, उस फार्मूले को आपको अच्छे से याद कर लेना है जिससे कि जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाए। हमारा सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। यहां हम लिख देते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हमारा होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक, तो हमारी दो संख्या देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहां आपको एक संख्या दी गई, एक संख्या आपको 12 मिली दी गई है। ठीक, और आपको एलसीएम दिया गया है। ठीक, एलसीएम आपको दिया गया है और एचसीएफ दिया गया है। दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए यहाँ देखिए दो संख्याओं का गुणनफल। तो आपको एक संख्या क्या है आपकी 12 है, तो आपको लिख देना है 12 गुणे आपको लिख देना है दूसरी संख्या। ठीक, 12 गुणे दूसरी संख्या एलसीएम गुणे एचसीएफ। एलसीएम आपका 60 है गुणे एचसीएफ कितना, एचसीएफ आपका 3 है, यहां मैंने 3 लिख दिया। अब दूसरी संख्या इक्वल टू आपका आ जाएगा। यहां देखिए क्षेत्र का 18 आप इसका गुणा करें तो आपका 180 आ जाएगा। देखिए 12 इस साइड गुणा करा, इस साइड तो भाग करेगा। ठीक, तो आपकी दूसरी संख्या इस साइड हो जाएगी। देखिए 12 कम 12, 12 6 18, यहाँ 6 बच रहा है तो 12 पंचे 60, यहाँ आपका 15 है। कितना आया आपका 15 है। इसमें आपका विकल्प नंबर पहला राइट है, विकल्प नंबर आपका पहला सही है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको ध्यानपूर्वक देखना है। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप पेपर में बहुत ही आसानी से बना पाएंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन आसान होते हैं, सिर्फ आपको दिमाग लगाना होता है थोड़ा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक शून्यात्तर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है। अब शून्यात्तर परमेय संख्या किसे कहते हैं, कॉन्सेप्ट ये क्लियर होता है। देखिए शून्यात्तर परमेय संख्या किसे कहते हैं इसे आपको ध्यान से समझना है। ऐसी परमेय संख्या जो शून्य ना हो शून्यात्तर परमेय संख्या कहलाती है। जैसे 2 3 4 5 ऐसी संख्या जो शून्य ना हो शून्यात्तर परमेय संख्या कहलाती है। जो गिनती होती है हमारी क्या होती है, एक प्रकार की शून्यात्तर परमेय संख्या होती है। और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल जैसे कि हमारा √2 √3 √5 ये हमारी एक प्रकार की अपरमेय संख्या है। अब आपसे इसका गुणनफल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, गुणनफल पूछ रहा है। तो देखिए यहां हम गुणा कराते हैं, एक परमेय संख्या ले लेते हैं। चलिए परमेय संख्या में हम ले लेते हैं 2 और अपरमेय संख्या में हम ले लेते हैं √5। चलिए इन दोनों का गुणा कराते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ हमारा 2 √5 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ से हम 4 ले लेते हैं, यहाँ से हम √3 ले लेते हैं, इसका गुणा कराते हैं। देखिए हमारा 4 √3 है। देखिए इसमें भी अंडर रूट आया, इसमें भी अंडर रूट आया। जिसमें अंडर रूट होता है हमारी संख्या क्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। क्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। तो सदैव अपरमेय संख्या होगी। क्यों, इसमें आपको पहला ऑप्शन राइट हो, सदैव अपरमेय संख्या होगी। एक शून्यात्तर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल सदैव अपरमेय संख्या होती है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0 और 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे। ठीक, आपसे इसका हल पूछ रहा है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है केवल एक अद्वितीय हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, कोई हल नहीं है, दो हल होंगे। अब यहाँ देखिए आपको 4-5 कंडीशन दी। इस कंडीशन को हम पहले समझते हैं। कंडीशन क्या होती है, अद्वितीय हल क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, कोई हल नहीं, दो हल होते हैं। तो इस चीज को हम पहले समझते हैं। यहाँ देखिए हम समझते हैं। देखिए जब इस चीज को हम यहाँ ध्यानपूर्वक समझिए। ठीक, चलिए
जैसे यहाँ आपको दिया गया है A1 बटे A2, देखिए यहाँ आपको दिया गया है A1 बटा A2, ठीक, A1 बटा A2 आपको यहाँ दिया गया है, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। जब इस प्रकार से कंडीशन आपको मिलेगा क्वेश्चन में, हम क्वेश्चन को समझाएंगे एकदम हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आपको समझ जाना है प्रच्छेदित रेखाएं होंगी या द्वितीय हल होगा या निकाय संगति होगा, इन तीन कंडीशन को फॉलो करेगा। जब A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2, संपाती रेखाएं, क्या होगा, संपाती रेखाएं होंगी। आनंत हल होंगे, निर्भर नहीं है, क्या है, निर्भर नहीं है, निकाय संगति है लेकिन निर्भर है, ठीक, इसमें निकाय सॉरी यहाँ निकाय संगति है, निर्भर है, ठीक। और उसके बाद यहाँ देखिए जब A1 बटा A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर नहीं C1 बटा C2, तो समांतर रेखा में कोई हल नहीं होगा, निकाय असंगति है, ठीक। अब देखते हैं, हम समझते हैं इस चीज को। देखिए सबसे पहले जो आपको यहाँ समीकरण दिया गया इसकी तुलना करना होगा, इसकी जो आपका पहला समीकरण है इसकी तुलना आपको करना है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से, इसकी तुलना आपको करना A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से। आपको इन दोनों की तुलना कर देना है, ठीक। अब देखिए A1x प्लस B1y प्लस C2 बराबर 0, तो यहाँ देखिए इसके सामने 1 माना जाएगा, तो यहाँ आपका x का जो मान है क्या हो जाएगा, x का मान देखिए यहाँ आपका A1 का मान जो हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, A1 का मान जो आपको मिलेगा 1 मिलेगा, यहाँ B1 का मान जो मिलेगा आपको 2 मिलेगा और C1 का मान जो मिलेगा -5 मिलेगा, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ A2 का मान मिलेगा 4 और B2 का मान मिलेगा 8 और C2 का मान मिलेगा -20। अब यहां से हम ज्ञात करेंगे A1 बटा A2, B1 बटे B2 और C1 बटा C2। देखिए A1 बटा A2, तो A1 का मान 1 है, यहाँ आपका आ जाएगा 1 और A2 का मान आपका आ जाएगा 4, ठीक। और B1 बटा B2 हम ज्ञात करेंगे, तो देखिए B1 का मान है 2 और B2 का मान है 4, यानी कि हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ 8 है, सॉरी यहाँ देखिए B2 का मान 8 है, ठीक, तो यहाँ आपका 8 आ जाएगा। हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 1 बटा 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से C1 बटा C2 ज्ञात करेंगे, C1 का मान है -5 और C2 का मान है -20, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 कम 5, 5 6 20, 1 बटा, देखिए A1 बटा A2 का मान है 1/4, B1 बटे B2 का मान है 1/4, C1 बटे C2 का मान है 1/4, यानी कि आपका एक कंडीशन हुआ A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2, यानी कि किसके बराबर है, 1/4 के बराबर, मतलब तीनों मान बराबर है। जब तीनों मान बराबर होते हैं तो क्या होता है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2, यानी कि समांतर रेखाएं संपाती रेखाएं होती है, अनंत हल होते हैं, ठीक। निकाय संगति या निर्भर है, अनंत हल होने का मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक। ध्यान देखिए इसमें आपको देख केवल एक अद्वितीय हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, इसमें आपका बी ऑप्शन राइट है, ठीक, इसमें आपको बी ऑप्शन राइट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान पूर्वक समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त हो। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को हम विभाजित करें जिससे कि शेषफल 5 और हमें 8 प्राप्त हो, इन चारों संख्याओं में से। तो चलिए सबसे पहले हम भाग देते हैं। देखिए हम 13 से विभाजित करते हैं सबसे पहले 70 को, ठीक, 13 से हम विभाजित करेंगे 70 को। देखिए 13 × 5 = 65, यहाँ घटाने के बाद 5 आया, देखिए शेषफल जो आया यहाँ 5 आया है, तो यहाँ शेषफल 5 आना चाहिए। वह सबसे बड़ी संख्या, इसमें से कौन सी सबसे बड़ी संख्या जिससे हम 70 और 125 को विभाजन शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। तो मैंने 13 से भाग दिया यानी कि विभाजित करा, हमें शेषफल 5 प्राप्त हो गया। अब हम 13 से भाग देते हैं 125 में, तो देखते हैं शेषफल हमें क्या प्राप्त होता है। 13 9 = 117, यहाँ घटाने के बाद आपका 8 है, क्या आया, आपका 8 आ गया। तो यहाँ देखिए 8 आया, तो यहाँ देखिए शेषफल यहाँ आपको 8 दिया गया है, तो हम मैंने 13 से भाग दिया, शेषफल हमें 5 और 8 प्राप्त हो रहा है। इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट है, क्या है, इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान पूर्वक समझिए, सबसे वायरल क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 3 के प्रथम 5 गुणाजों का योग आपसे पूछ रहा है। देखिए 3 के पहला गुणा जो 3 × 1 होगा बराबर 3, 3 का दूसरा गुणा जो 3 × 2 यानी कि 6 आएगा, 3 का तीसरा गुणा 3 × 3 यानी कि 9 आएगा, 3 का चौथा गुणा 3 × 4 यानी कि 3 × 12 आएगा, 3 का पांचवा गुणा 3 × 5 यानी कि 3 × 5 = 15 आएगा, ठीक। अब यहाँ में 5 गुणाज मिल गए हैं, पांचों गुणाजों का हमें क्या करना है, योग निकालना है। हम सारी चीज संख्या को जोड़ देंगे, हम 3 + 6 + 9 + 12 + 15 करेंगे। यहाँ देखिए 3 में 6 जोड़े 9, 9 में 9 जोड़े 18, 18 में 12 जोड़े 20, 20 में 15 जोड़े हमारा आ जाएगा 45। तो यहाँ इसमें आपका पहला विकल्प सही है, ठीक, पहला विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक। ये आपको एक कथन दी विकल्प क्या है, दिए गए समीकरण की विविधीकर 0 से कम है, यानी कि हमें सबसे पहले इसका विविधीकर ज्ञात करना होगा। विविधीकर ज्ञात करने के लिए आपको जो समीकरण दिया गया इसकी तुलना करना होगा
देखिए इसकी तुलना कर रहा हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो यहाँ से आपको मान मिलेगा, देखिए यहाँ से आपको ए का मान मिल जाएगा 2 और बी का मान मिल जाएगा -4 और सी का मान मिल जाएगा 3। तो हमारा एक फार्मूला होता है विविक्तिकर को हम लिखते हैं डी से, डी इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है बी स्क्वायर -4ac। अब यहाँ भैया हम देखते हैं डी हमारा क्या है, डी हम ज्ञात करते हैं। यहाँ देखिए बी क्या है, बी का मान यहाँ हमें मिला है -4, -4 गुणे ए है, ए का मान 2 है, यहाँ हम लिखेंगे 2 गुणे सी का मान 3 है। तो यहाँ हमारा आ जाएगा डी 4 चौक 16 और उसके बाद 4 दूनी 8 त्रिक 24। यहाँ हम घटा देंगे तो यहाँ हम देखिए 16 में से देखिए 24 में से हम 16 को घटाएंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा -8। डी का मान -8 मिला। अब देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पहला ऑप्शन आपको क्या कह रहा है, देखिए पहला ऑप्शन दिए गए समीकरण के विविधीकरण शून्य से कम है। भैया डी का मान -8 आया है, जो माइनस के मान होते हैं हमेशा 0 से छोटे होते हैं, इसलिए आपका पहला ऑप्शन यहाँ राइट है। ऋणात्मक जो मान होते हैं हमेशा 0 से छोटे होते हैं, क्योंकि आपने पूर्णांक संख्याएं पढ़ा होगा, जैसे कि यहाँ 0 होता है, इस साइड -1 -2, इस साइड की सारी संख्याएं ऋणात्मक होते हैं, इस साइड धनात्मक, इस साइड होता है 1 2, तो ये संख्याएं सारी 0 से छोटी होती हैं। यहाँ दिए गए समीकरण के विविधीकरण 0 से कम है क्योंकि -8 है। देखिए बी ऑप्शन आपको किया, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं, इसके काल्पनिक मूल है। क्या इसका मान ऋणात्मक है इसलिए इसका मूल काल्पनिक है। इसमें और ए बी को कंडीशन दोनों को फॉलो कर रहा है। समीकरण के विविधीकरण शून्य है, भैया इसका विविधीकरण -8 है, शून्य नहीं, इसलिए इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। समीकरण के मूल वास्तविक नहीं, इसके मूल काल्पनिक है क्योंकि इसके मान धनात्मक नहीं है। तो यहाँ आपको ए और बी दोनों सही है, यानी कि इसमें आपको पहला ऑप्शन राइट हो जाए, ए और बी सही है। इस प्रकार से हम समझते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 काफी बेहतरीन तरीके से समझ में आया। यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, उस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सको। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष ए 03 ओ 03 बी 50 इसका विकर्ण है। देखिए आपको एक आयत दिया गया है, जो हमारा आयत है कुछ इस प्रकार से है, इसका नाम आपको दिया गया है ए ओ बी सी, ठीक। अब इसके आपको शीर्ष दिए गए हैं, ए के शीर्ष जो है 03 हैं और ओ के शीर्ष 03 हैं और बी के शीर्ष जो है 50 है। अब इसका विकर्ण ज्ञात करना है, तो विकर्ण हमारा यही बनेगा, विकर्ण हमारा यहाँ बनेगा, ठीक। अब जो विकर्ण बनेगा हमारा ए विकर्ण ए होगा, ए विकर्ण ए होगा, लेकिन ए सी के निर्देशांक दिए नहीं, इसलिए हम यहाँ विकर्ण नहीं खींचे। इस विकर्ण की देखिए, इसका विकर्ण यानी कि आपको इस विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है, ए और बी के बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है, दूरी क्या है। तो यहाँ हमारा दूरी के लिए फार्मूला होता है, चलिए हम इसको एक साइड करते हैं, उसके बाद दूरी को हम फार्मूला लगाते हैं। चलिए यहाँ देखिए हमारा दूरी का एक फार्मूला होता है, दूरी को हम लिखते हैं डी से, दूरी को लिखते हैं हम डी से। डी इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। ये हमारा दूरी का फार्मूला होता है। अब यहाँ देखिए इसके जो शीर्ष हैं, इसके जो बिंदु होंगे x1 y1 हो जाएंगे और इसके जो हमारे होते हैं x2 और y2 हो जाएंगे, ठीक, x2 और y2 हो जाएगा। अब यहाँ डी से हम इसे सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ देखिए x2 का मान आपको यहाँ मिल जाएगा 5 माइनस x1 का मान 0 है, इसका होल वर्ग आ जाएगा प्लस y2, देखिए y2 का मान 0 है और y1 का मान 3, इसका होल वर्ग 5 का वर्ग हो जाएगा, उसके बाद प्लस -3 का वर्ग, ठीक। हम यहाँ देखिए 5 25 हो जाएगा, आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको 25 आ जाएगा। यहाँ 3 त्रिक का 9 माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, देखिए 3 का वर्ग करेंगे -3 गुणे -3 यानी कि 3 त्रिक का 9 आ जाएगा, माइनस का गुणा माइनस में आपका प्लस आ जाएगा, आपको 9 मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसे जोड़ेंगे तो अंडर रूट 34 आ जाएगा। इसमें आपका बी ऑप्शन राइट है, ठीक, अंडर रूट 34 आपका इसमें राइट है। तो हम समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 आपको काफी बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान आपसे पूछ रहा है। यहाँ से k का मान पूछ रहा है, यानी कि आपको एक मूल दिया है, यानी कि x इक्वल टू 1/2 दिया गया है। तो यहाँ देखिए आपको दिया गया समीकरण x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0। अब देखिए यहाँ आपको x का मान 1/2 दिया है, तो यहाँ x के स्थान पर हम 1/2 रखते हैं। उसके बाद यहाँ k के स्थान पर देखिए k का मान ही ज्ञात करना है, x के स्थान पर 1/2 रखेंगे, माइनस 5/4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/4। यहाँ देखिए हम 1 से k में गुणा करेंगे तो हमारा k ही आएगा, k/2 हो जाएगा माइनस 5/4। ठीक, इस चीज को हम किनारे रखते हैं उठा करके। यहाँ चलिए यहाँ हम इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ आपका आ जाएगा k/2। उसके बाद यहाँ देखिए इस साइड देखिए बराबर यहाँ 0 है, तो यहाँ देखिए इस साइड -5/4
4 है, तो बराबर के इस साइड है तो प्लस हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। ये देखिए इस साइड है प्लस 1/4, इसके सामने प्लस माना, इस साइड है तो -1/4 हो जाएगा। यहाँ k/2 आ जाए तो यहाँ हमारा हर तो समान है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4, यहाँ आपका 5 - 1 हो जाए तो यहाँ हमारा k/2 हो जाएगा, यहाँ 4/4 हो जाएगा। यहाँ 4 से 4 कैंसिल, 1/1 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ हमारा k/2 = 1/1, तो इसका गुणा हम इसमें कराएंगे, इसका गुणा इसमें, तो यहाँ हमारा k = 2 आ जाएगा। ठीक, k = 2 आया, इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट है, इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट है। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 9 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दो त्रिभुज समरूप होते हैं, अब आपसे पूछ रहा है दो त्रिभुज समरूप होते हैं, कब समरूप होते हैं आपसे पूछ रहा है। दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं, जब उसके संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण का मतलब समझते हैं हम इससे पहले, जैसे कि ए जो कोण है, ए मान लेते हैं एक त्रिभुज है ए बी सी, ये दूसरा त्रिभुज आपका पी क्यू आर, जो हमारा बी कोण है क्यू के बराबर होना चाहिए। जैसे कि आपका 60 अंश का है, ए भी 60 अंश होना चाहिए, ए आपका 60 अंश का है, ए भी आपका 60 अंश होना चाहिए। जैसे कि ए हम मानते हैं 90 अंश का है, अगर ए भी इसमें 90 अंश का होना चाहिए, मतलब इसके संगत कोण जो है बराबर होने चाहिए, और संगत भुजाएं एक ही अनुपात यानी कि समानुपाती हो, ठीक होता है। तो जैसे कि ए जो भुजा इसके अनुपात में होनी चाहिए, ए भुजा जो है इसके अनुपात में होना चाहिए, ए भुजा जो है इसके अनुपात में होना चाहिए। तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं, दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इसके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होने चाहिए, और इसकी संगत भुजाएं समानुपाती यानी कि उपयुक्त में दोनों। आपका इसमें तीसरा ऑप्शन राइट है, इसमें आपका तीसरा ऑप्शन राइट है, इसमें आपका तीसरा ऑप्शन राइट है। हम बांटते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। यदि sin थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1, तो sin की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान। इस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले कुछ नहीं करना, जो आपको यहाँ दिया गया है आपको इसका वर्ग कर देना है। जब आप इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, और यहाँ देखिए साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन गया फार्मूला। तो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हमारा 2ab आ जाएगा। ठीक, तो हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, हमारा एक सूत्र होता है। और हमारे सूत्र है 2 साइन, देखिए साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बराबर हमारा सूत्र होता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, साइन 2 थीटा बराबर हमारा सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारा होता है 1, तो यहाँ हम लिखेंगे 1। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के स्थान पर हम लिखेंगे साइन 2 थीटा। यहाँ हमारा जाएगा साइन 2 थीटा इक्वल टू 1। ठीक, अब देखिए इस साइड प्लस है, इस साइड तो माइनस है, -1 माइनस 1 इक्वल टू, देखिए इस साइड प्लस है बराबर, इस साइड तो माइनस साइन 2 थीटा हो जाएगा। ठीक, सॉरी यहाँ देखिए मिस्टेक हो गया, यहाँ आपका माइनस हो जाएगा और यहाँ भी आपका माइनस है। ठीक, तो यहाँ माइनस में बराबर की इस साइड है तो प्लस हो जाएगा। ठीक, यहाँ माइनस है तो बराबर की इस साइड है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए हम घटाएंगे हमारा 0 आ जाए, तो हमारा साइन 2 थीटा आ जाएगा। ठीक, अब देखिए हम इस चीज को यहाँ से टालते हैं, इस चीज को हम यहाँ ऊपर रोक देते हैं। ठीक, चलिए तो यहाँ देखिए हम साइन 2 थीटा को हम पहले लिखते हैं बराबर 0। ठीक, तो यहाँ जो हमारा 0 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं साइन 0 डिग्री। यहाँ लिख सकते हैं साइन 0 साइन 0 का मान 0 होता है, तो यहाँ आपका ये इससे कैंसिल हो जाए, तो यहाँ आपका 2 थीटा इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ थीटा इक्वल टू आपका 0 है, तो यहाँ जो आपको इक्वेशन है इसका मान आपसे पूछ रहा है, यहाँ आपको थीटा के स्थान पर 0 रखना है। क्या रखना है, थीटा के स्थान पर 0 रखना है। हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। आपको जो इक्वेशन दिया गया साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, और आपको थीटा इक्वल टू मिल गया है 0, मैंने यहाँ फाइंड कर लिया है। यहाँ देखिए मैंने थीटा इक्वल टू 0 फाइंड किया है, ज्ञात किया है। तो यहाँ देखिए इसका मान ज्ञात करना है, यहाँ थीटा के स्थान पर 0 रखेंगे तो हमारा साइन की पावर 4 यहाँ आपका आ जाएगा 0 डिग्री प्लस कॉस की पावर 4 यहाँ आपका 0 डिग्री। अब इस चीज को हम कंसेप्ट से समझते हैं। देखिए साइन की पावर 4 0 डिग्री है ना। अब यहाँ आपका कॉन्सेप्ट देखिए साइन 0 का मान 0 होता है, तो यहाँ आपका 0 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ कॉस देखिए कॉस की पावर 4 थीटा कॉस 0, देखिए कॉस 0 का मान, कॉस 0 डिग्री का मान जो होता है हमारा 1 होता है, और उसके बाद साइन 0 डिग्री का मान जो होता है हमारा 0 होता है। तो यहाँ इसके स्थान पर मैंने 0 रखा और इसके स्थान पर हम यहाँ 1 रखें, इसकी पावर 4 है। तो यहाँ देखिए हम 0 गुणे 0 गुणे 0 गुणे 0 गुणे 0 करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा, प्लस यहाँ 1 की पावर 4 है, यहाँ आपका 1 ही है, क्योंकि 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 हम करेंगे हमें बराबर 1 ही मिलेगा। ठीक, तो यहाँ आपका इन दोनों को ऐड करें तो हमें 1 मिल जाएगा। तो यहाँ इसमें हम देखते हैं, यहाँ इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट है। ठीक,
तो आज की इस क्लास में मैंने टोटल आपको 10 क्वेश्चन बताया। इस 10 क्वेश्चन को तैयार करिए, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिए। अभी हम आपको मिलते हैं शाम 6:30 बजे, तब तक वेट करिए। बस आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।